लगा दिया तो फिर जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो फिर फेवरिज्म शुरू हो जाएगा। ये सारी चलो समस्या ये तो ठीक है, मैं ये इस चीज़ से मैं आपके एग्री हूँ कि हाँ पे जब पावर सेंट्रलाइज होती है, लोकल बॉडीज़ में नहीं पहुँच रही है, तो ठीक है, प्रॉब्लम होती है। आपने इस काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज किया, इसलिए आपने कास्ट के मुद्दों पर अपने विचार रखे और अपने आप को इससे अलग कर लिया। लेकिन आपको इससे धर्म से या फिर भगवान से क्या लेने देना? आप मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है कि भाई आप ठीक है, यू डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, ठीक है, लेकिन फिर यू आर एथिस्ट आल्सो, मतलब ठीक है, आप मान रहे हो कि जो ग्रंथों में लिखा है ठीक है, हम उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो मैं आपकी बातों से एग्री हूँ कि हो सकता है हर किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन देयर इज समवन हु क्रिएट द यूनिवर्स, हु हैंडल द थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस। सो क्या रीज़न है? मतलब ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, एक व्यवस्था एक अलग चीज़ है, सोशल में एक हायरार्की में एक अलग बात हो गई, लेकिन भगवान में भरोसा ना होना, आप मैंने देखा है कि सुधांशु त्रिवेदी हैं और प्रशांत आचार्य हैं, आपसे उनके ऐसा लगता है कोई पर्सनली कॉन्फ्लिक्ट है तो भाई भगवान के अस्तित्व में तो भरोसा करते हो ना, ठीक है, कास्ट सिस्टम में नहीं कर रहे हो, लेकिन भगवान के अस्तित्व को क्यों डिनाई कर रहे हो? देखिए भगवान, मतलब हाउ डू यू कैन प्रूव दैट देयर इज नो गॉड? ये सवाल मेरे पास कमेंट में बहुत आता है। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्लेम की शुरुआत कहाँ से होती है। क्लेम की शुरुआत यहाँ से होती है कि कोई व्यक्ति क्लेम करता है, कोई व्यक्ति क्लेम करता है या कोई संगठन या कोई धर्म क्लेम करता है कि गॉड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसने इस दुनिया को बनाया है और जो इस दुनिया को चलाता है। और भी इसमें कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ धर्म मानते हैं कि कोई जो गॉड है वो क्रिएटर नहीं है, उसको किसी अलग फॉर्म में मानते हैं। पर अल्टीमेटली सवाल यहाँ पर आके फंसता है कि भाई आपने एक क्लेम तो किया है कि कोई तो है ऐसा जो कि इस सबके पीछे जिम्मेदार है। अब सवाल फिर ये है कि आपने क्लेम तो कर दिया, अब मेरे जैसा व्यक्ति जो कि चीज़ों को सोचता है कि भाई उनको किसी भी चीज़ को हमें उसके पीछे कोई एविडेंस होना ज़रूरी है तभी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। कोई तो ऐसा तर्क हो, कोई एविडेंस हो जो कि उस बात को एक्सेप्टेबल बना सके, इसकी वजह मुझे लगे कि हाँ यार इस बात में कुछ दम है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जब वो चीज़ खोजने जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं मिलता। आप देखो गॉड के फेवर में जितनी भी आर्गूमेंट्स दी जाती हैं उनका आप निचोड़ निकालोगे तो निचोड़ निकलकर जीरो आता है। एक भी आर्गूमेंट ऐसी नहीं है जिससे आप साबित कर सको गॉड की एग्जिस्टेंस को। और जब जो चीज़ साबित ही नहीं है उस चीज़ को फिर कैसे मान लिया जाए? फिर मेरे लिए सवाल ये फंस जाता है। तो यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मैं गॉड के एग्जिस्ट ना करने का कोई क्लेम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सेप्ट करने के लिए कोई रीज़न नहीं है। आप मुझे अगर रीज़न दे सकते हो, मैं पॉडकास्ट पर बोला हूँ और मैं कई बार बोला भी है, लाइव में भी बोला है कि भाई अगर आप कोई रीज़न मेरे को ऐसा दे सकते हो, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस दे सकते हो, कोई ऐसा रीज़न दे सकते हो जिसकी वजह से मुझे मजबूर होना पड़े कि हाँ यार ये तो मानना ही पड़ेगा, तो ऐसा अगर आप कोई रीज़न दे सकते हो तो कर लेंगे बिलीव, क्या दिक्कत है? लेकिन कोई रीज़न ऐसा अच्छा, कोई अगर प्रूफ कर दे आने वाले समय पर, अगर धर्म ग्रंथों के द्वारा या फिर धार्मिक गुरुओं के द्वारा जो प्रीस्ट वगैरह हैं वो अगर प्रूव कर दें इस चीज़ का कि हाँ भाई देयर इज अ गॉड, और तो आप मान लोगे? मान लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? जो अगर सच है, कोई एविडेंट सच है, सबूत के साथ आ रहा है पूरा, तो फिर उसको फिर कैसे डिनाई करोगे आप? नहीं, लेकिन एक ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि भाई आप जो बात बोल रहे हैं कि हाँ किसी ने कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज तक नहीं दिया है जिससे हम ये बात का भरोसा कर सकें कि देयर इज गॉड, लेकिन जो धर्म ग्रंथों की और धार्मिक जो लोगों की और जो धर्मगुरु हैं उनका क्लेम है, जैसे कि हिंदुइज्म के बहुत सारे लोगों का मैंने क्लेम सुना है कि शायद किसी धर्म ग्रंथ में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है और इसको साइंस ने प्रूव किया है और इफेक्ट की बात है, और वो उसको प्रूव करते हैं कि देखो मल्टीवर्स हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में है ना, तो मतलब कि वो हमसे एडवांस थे एटलीस्ट। अगर हम इस बात को भी छोड़ दें कि हाँ भाई उनके ही भगवान ने इस यूनिवर्स को क्रिएट करा है, लेकिन फिर भी ये वाली बात आती है कि उनको ये वाली बात कैसे पता लग गई पहले, एक्चुअली सैकड़ों हजारों साल पहले ये सारी बातें। जो मल्टीवर्स में ग्रंथों में मल्टीवर्स होने की बात करते हैं उनको पहले ग्रंथों को ठीक से एक बार पढ़ना चाहिए कि उसके अंदर जिन मल्टीवर्स की बात नहीं, वहाँ लोकों की बात होती है, लोक की बात होती है जिसको अच्छा, अगर आप बात करते करते अगर रेफरेंस बता पाएं तो पॉसिबल है? अभी तो नहीं है क्योंकि तो मैं इसको एक काम करूंगा, मैं इस चीज को एडिटिंग में डाल दूंगा। हाँ, एडिटिंग में आप ऐड कर दीजिएगा, मैं आपको रेफरेंसेस बाद में दे दूंगा। हाँ, मैं इसको एडिटिंग में डाल दूंगा। ओके, तो लोकों की बात होती है। अब लोक में एक पृथ्वी लोक है, ठीक है ना? ठीक है। वैसे अगर हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से माना जाए तो कहते हैं कि पृथ्वी से 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक ही नीचे हैं। मतलब 7 तो ऊपर के लोक हैं और 7 नीचे के लोक हैं जिनको कि पाताल लोकों में गिना जाता है, जिसमें कि रसातल, तलातल और इस तरह से कई तरह के जो लोग पाताल लोक में आते हैं, फिर उसके ऊपर के 7 लोक आते हैं।
तो ये इन लोगों की बात हो रही है। और ये लोगों का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से आता है ये भी मैं आपको बता दूं। लोगों का कॉन्सेप्ट आता है कि जो पहले ऐसा माना जाता था कि जो हमारे पहले के जो पुराने जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो ये मानते थे कि धरती तो सेंटर में है और इसके अराउंड में 7 सेलेस्टियल बॉल्स हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। मतलब अच्छा, ऐसा माना जाता था। अर्थ जो है सेंटर में है और 7 सेलेस्टियल हैं। बॉल्स हैं ओके। ट्रांसपेरेंट, ओके। और वो इसको कवर किए हुए हैं चारों तरफ से। और उसको मानने का रीजन ये था कि जितने भी हम जो ज्योतिष में जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं तो उसमें सन हो गया, मून हो गया, उसके बाद आपका मरकरी, वीनस, लेकिन सिर्फ ये मल्टीवर्स नहीं है ना। हाँ। एक शायद मैं रिलीजियस टेक्स्ट खुद रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ जहाँ पर सन की और पृथ्वी की एग्जैक्ट डिस्टेंस बताई हुई है, शायद हनुमान चालीसा में हनुमान भी। चालीसा। तो एक आपके बहुत अजीज दोस्त भी हैं, अभी उन्होंने एक रिसेंटली पॉडकास्ट में ये भी बताया था कि भाई वी कैन प्रूव कि भाई सन के ऊपर भी जीवन है। जी जी। है ना कि और वो जो उसका जो लाइफ है वो कुछ इस तरह की है कि शायद आग के फॉर्मेट में। आग्नेय शरीर वाले। हाँ, अग्नि शरीर वाले। जी। तो भाई अब इसको कैसे डिस्प्रूव करोगे? मतलब ये पहले ये चीज़ कि सन और पृथ्वी के बीच में डिफरेंस जो है, और आपके बहुत अजीज दोस्त एक और हैं सुधांशु त्रिवेदी, ये सब क्लेम करते हैं, ये हाउ डू प्रूव? देखिए, पहले तो जो क्लेम कर रहा है ना उसको समझना चाहिए कि जो लाइफ है, लाइफ के पैदा होने के लिए कुछ एक ऐसी चीज़ें ज़रूरी हैं उस तभी वो चीज़ इमर्ज हो सकती है कहीं पर। अब सन जो है वहाँ पर इतना क्योटिक इन्वायरमेंट है, सोचिए कि टेम्परेचर करोड़ों डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है वहाँ पर और लगातार वहाँ पर सोलर तूफान चलते रहते हैं। ऐसी जगह पर लाइफ जैसी चीज़ कैसे सस्टेन कर सकती है? ये मतलब सोचने वाली बात है। वो लोग जो क्लेम करते हैं वो क्या करते हैं कि एक पेपर है जिसको कोट करते हैं जिसमें कि एक साइंटिस्ट है उसने कोई संभावना जताने की कोशिश करी है कि किस तरह के, अगर मान लो कि सन पर लाइफ हम माने तो किस तरह के जीव वहाँ हो सकते हैं। हाँ। तो उसकी एक संभावना उसने तलाशने की कोशिश करी और उस संभावना को वो एज अ प्रूफ पेश करते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर सन पर कोई इस तरह की लाइफ फॉर्म हो, जबकि इसका कोई भी सबूत नहीं है। इतने क्योटिक इन्वायरमेंट के अंदर कोई लाइफ सस्टेन कर ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसी चीज़ों, और वो ऐसा प्रूफ ऐसा क्लेम क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्लेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ पुराने विश्वास हैं जिसको कि उन्हें बचा के रखना है। अब ये जो लोग हैं ये स्वामी दयानंद को मानने वाले हैं, आर्य समाजी हैं। उनका मत ऐसा था कि सभी लोगों पर, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि इतने जो सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं तो ये ईश्वर तो बुद्धिमानी से रचना करता है, ईश्वर तो ऐसे फालतू में तो कोई चीज़ बनाता नहीं है। तो ये बनाई है तो इसके पीछे जरूर यहाँ पर भी कुछ ना कोई जीव वगैरह रहते होंगे, ऐसा उनका सोचना था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई जो सूरज है, सूरज के ऊपर भी लाइफ है और वहाँ भी लोग रह सकते हैं। और इसी तरह जो बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, अब जैसे कि वो जो अमोघ लीला प्रभु हैं वो एक पॉडकास्ट में बता रहे थे कि जो मून है, मून के ऊपर भी लाइफ है, वहाँ पर भी जो है जीव रहते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि भाई मून पर अगर आप कह रहे हो लाइफ है तो वहाँ तो ऑलरेडी ह्यूमन जाके देख चुके हैं, वहाँ तो कोई लाइफ मिली। तो उन्होंने कहा वो मून की जो लाइफ है वो अलग डायमेंशन में। अब इस तरह के जो क्लेम है, अब मान लो कि कोई कह रहा है कि सन पर लाइफ है, उससे कह लो कि भाई प्रूफ, कह रहा है वो अलग डायमेंशन में, तो वो लगातार अपना गोल पोस्ट चेंज करता रहेगा। आप उससे प्रूफ मांगोगे वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे देगा वो कुछ भी नहीं आपको। तो ये सिर्फ एक फेथ है जिसको जस्टिफाई करने के लिए लगातार बहाने बनाए जाते रहते हैं, तरह तरह के बहाने आप बनाते रहेंगे, क्योंकि आपने ईश्वर को बुद्धिमान मान लिया ना कि ईश्वर फालतू में कोई चीज़ करेगा नहीं। तो फिर आपको फिर ये करना पड़ेगा। अभी कोई आपसे कहेगा कि फालतू में कुछ नहीं करता, तो फिर ये जो बाकी प्लैनेट्स हैं इन पे लाइफ क्यों नहीं है, सन पर लाइफ क्यों नहीं है, और इतने सारे इतना बड़ा यूनिवर्स बना दिया वहां पर अभी तक। लेकिन ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ का कॉज है। जैसे कि इस्लाम को मानने वाले लोग जो हैं उनका क्लेम ज़्यादातर मैंने मेजोरिटी यही देखा है, वो बोलते हैं कि भाई ठीक है बिग बैंग हुआ, ठीक है, बट उसका भी कोई कोज है, कोई रीज़न है, लेकिन गॉड का कोई कोज नहीं हो सकता, वो एटर्नल है। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये फिर आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे, इन चीज़ों को? क्योंकि पहले जब ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी डेवलप नहीं हुई थी साइंस के फील्ड में, तो पहले लोगों को मानना था कि इंसानों को किसी ईश्वर ने बनाया। जब एवोल्यूशन आ गया तो वो थोड़ा सा और पीछे चले गए कि जो पानी वाली लाइफ है वो उसको बनाया था। फिर बोलते नहीं सिंगल सेल को बनाया था। अब वो थोड़ा सा और पीछे जाकर बोलते हैं कि सोलर सिस्टम। अब वहां से भी खत्म हो, वो चीज़ बिग बैंग पे चली गई। लेकिन ठीक है, ये चीज़ें साइंस बता रहा है हमको, लेकिन कोई तो कोज होगा ना। कोज देने वाला कौन है? बिग बैंग का कोई कोज होगा, वो क्यों हुआ,
और इस्लाम की थ्योरीज के हिसाब से तो वो बोलते हैं कि गॉड एटर्नल है। इवन ये भी मेरे सामने काफी बार क्लेम आया है, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था, बट मैं जानना चाहता हूँ आप इसके ऊपर क्या कहोगे कि शायद क्रिश्चियनिटी में एडम और ईव को जो मिट्टी से बनाया गया था, जिस मिट्टी से बनाया था उस मिट्टी में वो सारे मिनरल्स और केमिकल इक्वेशंस वगैरह हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर पाई जाती है, और ये है भी ठीक है, क्योंकि मिट्टी में वो चीज़ बहुत सारी मिलती हैं। तो और ये ग्रंथों में पहले लिखा है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो एटर्नल और ऊपर से इस तरह के कुछ एविडेंसेस मिल रहे हैं हमें। तो इतना इजीली डिनाई करना चीज़ों को, देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर वो कह रहे हैं कि मिट्टी से बनाया होगा तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब हम शरीर को कहीं आप मिट्टी में जैसे दफन कर दो, कुछ टाइम बाद अगर आप उसको देखोगे तो शरीर क्या होगा, ज़्यादातर उसके जो पार्ट्स हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं ना। तो लोगों को ऐसा सोचने लगता है कि भाई जो चीज़, अगर ये चीज़ वापस से मिट्टी बन सकती है तो मिट्टी से वापस इंसान क्यों नहीं बन सकता है। तो ये समझ यहाँ से आती है। ओके ओके, हाँ, जैसे कि काफ़ी सारे हम सुनते हैं कि भाई इंसान जो हो तो मिट्टी का पुतला है, इंसान तो मिट्टी से बना हुआ है। तो हमें समझना चाहिए कि अगर कोई क्लेम कर रहा है तो उसके पीछे एक सरल बात भी तो हो सकती है ना। हम क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में जाएं? क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री में जाएं? फिजिक्स केमिस्ट्री जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, ये चीज़ है। और दूसरा आपका क्या सवाल था? जो गॉड एटर्नल के बारे में, बिग बैंग का कॉज, एटर्नल के बारे में। हाँ, जो कॉज वाली बात है वो भी बड़ी सिंपल है। आपने जैसे बताया कि भाई पहले उनको जो कॉज था उसके बारे में उनको नहीं समझती। अब जैसे बहुत सारी चीज़ों के, जैसे भाई बिजली क्यों चमक रही है, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल था लोगों के लिए, और ये तो अभी 18th सेंचुरी तक सवाल था हमारे लिए कि भाई बिजली चमकने का कारण क्या है। तो ये सवाल का अब सवाल है आपके पास, जवाब तो है नहीं। अब जवाब में आप क्या करोगे? अब पुराने टाइम में लोग यही कहते हैं यार उसका पीछे भी कोई रीजन तो होगा। अब रीजन हमें पता नहीं है, तो फिर जरूर कोई देवता होगा, कोई ऐसी शक्ति होगी प्रकृति में जो कि इस चीज़ को कर रही होगी। इसी तरह से सारे गॉड, पहले आप देखो जितने भी जो पुराने जो धर्म है वो सब प्रकृति पूजक धर्म है। उनकी जो प्रकृति में अलग अलग शक्तियां हैं वो उनकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनका कॉज नहीं पता। तो वो उनके लिए फिर धीरे धीरे हमें उन चीज़ों के कॉज पता चलते गए, और फिर वो जो है एक ईश्वर पे बात आ गई, एक ईश्वरवाद आ गया, और अब जो है वो गॉड पीछे पीछे जाते जाते वो बिग बैंग के पीछे पहुंच गया जाता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको गॉड की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि आप ये सोचकर बैठे हुए हो कि कोई ऐसा करने वाला होगा इसको, जो कि सोच समझकर माइंडफुली इस चीज को कर रहा है। अब अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसमें कहानी यहां पर फंस जाती है आकर, कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि कोई ऐसा कॉन्शियस बीइंग है जिसने कि इस बिग बैंग को किया, जो कि इसको करने वाला है, स्टार्ट करने वाला है। अब ये है कि फिर आपको आप कहानी यहां फंसेगी, क्योंकि आपने देखा कि एक चीज हुई है और इसके पीछे का मुझे कॉज नहीं पता, आपने एक कॉन्शियस बीइंग को वहां पर फिट कर दिया। लेकिन फिर उस कॉन्शियस बीइंग के लिए आपको किसी कॉज की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? जबकि एक कॉन्शियस बीइंग जो है उसका होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉन्शियस बीइंग जो है वो अपनी क्रिएशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और ये हम देखते हैं भाई, जो कुम्हार है जो कि घड़े को बनाता है, तो कुम्हार ज्यादा कॉम्प्लेक्स है बजाय अपनी क्रिएशन के, बजाय घड़े के। तो इसी तरह जो बिग बैंग जो हुआ, बिग बैंग जो हम कहें कि जो मटेरियल वर्ल्ड है उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए गॉड को। एग्जैक्टली। तो वो इतने कॉम्प्लेक्स बीइंग, उसके लिए कोई कॉज की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, लेकिन जो क्रिएशन है उसके लिए आपको कॉज की जरूरत है। तो ये एक अपने ही आप जाल में फंस जा रहे हो। कुल मिलाकर अभी हमारे पास इस सवाल का जवाब है नहीं। हाँ, ईमानदारी तो ये देखो, कोई भी अगर व्यक्ति ईमानदारी से अगर चीजों को समझे तो इसका एक हॉनेस्ट आंसर यही है कि अगर कोई कहे कि भाई बिग बैंग के पीछे का कॉज क्या था, इसका हॉनेस्ट आंसर है हमें नहीं पता। बस इतना ही है। इसके आगे आप कुछ भी कहानी जोड़ो घटाओ, वो सिर्फ आपकी मनोविलास के लिए ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको कि आप सच कह सकते हो। ठीक है, अगर आपकी सारी बातों से मैं एग्री हूँ बिल्कुल, और आपने जो बातें कही हैं वो ठीक है, वो तर्क की कसौटी पे भी खरी उतरती है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त आर्गुमेंट है जो कि लगभग हर रिलीजियस व्यक्ति देता है कि अगर धर्म नहीं होता, अगर धार्मिक ग्रंथ नहीं होता, अगर भगवान नहीं होते तो तुम्हारा जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना वो कहाँ से आता? आप जो आज रिश्ते नातों के मानते हो, आप मानते हो कि ये मेरी माँ है, आप पहचान पाते हो कि मेरी बहन है, ये मेरा मौसी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरी वाइफ है, तो आप उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। ये भी कहना होता है कई लोगों का, काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि भाई अगर धर्म ग्रंथ वगैरह नहीं होते तो हो सकता है कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स करते। ठीक है, जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना, मतलब यानी धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि भाई आपकी कौन बहन है, आपकी कौन माँ है, वरना आप उनके साथ ही सेक्स करते।
आदमी जानवर बुद्धि का हो जाता अगर सोर्स ऑफ मोरालिटी का जो कोज है वो धर्म ग्रंथ नहीं होते तो। देखिए, ये बड़ा पुराना आर्गूमेंट है और ये इसके आगे भी काफ़ी कुछ क्लेम किया जाता है और इसको एक तरह से जो कहीं जो रैशनल लोग हैं, जो नास्तिक हैं, जो गॉड वगैरह में बिलीव नहीं करते, उनको काउंटर करने के लिए ना एक बहुत इस तरह के तर्क के तौर पे पेश किया जाता है कि उनको ह्यूमिलेट किया जा सके, बेइज्जती के लिए। बेइज्जती के लिए। जबकि अगर आप रैशनली इस चीज़ को सोचो कि मोरालिटी जो है वो आखिर आती कहाँ से है, हम मोरल क्यों हैं, तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे जवाब आपको मिल सकते हैं। जैसे एक इन सवालों में से एक बहुत अच्छा मतलब जवाब जो निकल कर आता है वो ये है कि अगर आप देखो बाकी जीवों को, देखो बाकी जो एनिमल किंगडम है, अगर आप उसको एक बार ऑब्जर्व करो तो आप पाओगे कि जो भी एनिमल्स ऐसे हैं जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, तो उन ग्रुप्स के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पर ही आपको एक हायरार्की देखने को मिलती है। वहाँ भी एक लीडर होता है, बाकी अलग अलग चीज़ों को संभालने वाले। जिस तरह की अगर आप देखो कि जो जंगली कुत्ते होते हैं उनके ग्रुप्स को देखो, जंगली भेड़ियों के ग्रुप्स को देखो, तो वहाँ भी आप देखोगे कि जो अलग अलग जो सदस्य होते हैं उनकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ तय होती हैं, वो उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो उनके पास ये मोरल कोड कहाँ से आया? इसी तरह से और भी, चलो ये तो भेड़िए वगैरह तो ये तो काफ़ी इवॉल्व स्पीशीज़ हो गए, और थोड़ी बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं आप, क्योंकि उनको भी भगवान ने बनाया शायद। तो उनके पास कौन सी किताब उतरी उनके ऊपर? ये आप मधुमक्खियों को देखो, मधुमक्खियों के अंदर वहाँ भी एक पूरी उनकी सोसाइटी होती है, वहाँ जितने भी वर्कर्स होते हैं उनका अपना काम डिवाइड होता है। तो ये पहला आंसर तो इसका ये है कि जो मोरल हम हैं, तो उसके बहुत बड़ी एक वजह ये है कि हमारे जीन्स में वो चीज़ है। क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन को समझें तो जो हमारे पूर्वज थे वो ग्रुप्स में रहा करते थे, और ग्रुप्स में रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर एक समूह की भावना हो, और समूह की भावना जिन ग्रुप्स के अंदर रही वही ग्रुप्स सरवाइव किए। और भावना क्यों रही? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीन्स में वो एनकोडेड थी वो चीज़। एवोल्यूशन के दौरान कुछ ग्रुप्स ऐसे डेवलप हुए जिनके अंदर जो समूह की भावना ज़्यादा थी, वो ज़्यादा बेटर ग्रुप बना सकते थे, ज़्यादा बेटर जिन्होंने ग्रुप बनाया उन्हीं के ग्रुप सर्वाइव किए, और इसी वजह से हमारे अंदर भी ये समूह की भावना है। हम भी एक सामाजिक प्राणी हैं, हम भी अपना जानते हैं कि समाज में रहना है हमें, और समाज में रहने के लिए कुछ चीज़ों को मानना, कुछ चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी समूह जो वर्क करता है, अब जो ह्यूमंस के केस में हम बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो मोरालिटी है, हम मोरल क्यों है, उसके पीछे बड़ी वजह है। अगर आप देखें कि भाई आप कोई बुरा काम क्यों नहीं करते, तो उसमें दो मेजर चीज़ें निकल कर आती हैं। दो मेजर चीज़ें, पहला चीज़ ये है कि आपको कानून का डर है, आप इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पता है कुछ गलत किया मैंने तो कानून के फंदे में आ जाऊंगा। दूसरा चीज़ ये है कि हो सकता है कि कुछ काम ऐसे हो जिसकी वजह से आप कानून के फंदे में नहीं आए। दूसरा जो डर आपको होगा वो ये है कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो समाज में मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये दो बड़े मेजर डर हैं जो काम करते हैं, और ये जो इसका हमें पता क्यों चलता है कि ये जो मेजर डर ही क्यों काम कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप देखें कि कई बार जो भीड़ होती है, भीड़ कई बार कोई गलत काम कर जाती है, और वो इसलिए क्योंकि भीड़ के अंदर इंसान की पहचान छुप जाती है, जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है उसको, इसलिए भीड़ कई बार बहुत गलत काम कर जाती है। भीड़ में आप देखें कि कई बार जो दंगे वगैरह होते हैं तो उसमें भीड़ किसी का घर जला दिया, किसी व्यक्ति को मार दिया, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिविजुअलिटी खत्म हो गई। आदमी को ये कि मैं भीड़ का हिस्सा हूँ, भीड़ में तो भीड़ की तो कोई पहचान होती नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ है, हम दो चीज़ों से डरते हैं, एक तो कानून और दूसरा जो है समाज में हम नहीं चाहते कि हमारी इमेज खराब हो। और तीसरी एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, एक गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी के बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि उन्होंने कंप्यूटर मॉडल बनाए इस चीज़ के, उन गेम के शायद मॉडल। इसके ऊपर आप हाँ, मेरी वीडियो भी है ना, वीडियो भी है। हाँ। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ को टेस्ट किया कि अगर हम स्ट्रैटेजीज वाइज अगर हम इसको देखें, हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे होंगी जो कि बहुत चालाक होंगी, जो बीच बीच में ट्रिक करने की कोशिश करेंगी, लोगों को धोखा देने की कोशिश करेंगी। कुछ नाइस स्ट्रैटेजी हैं जो कि नाइस गेस्चर से शुरुआत कर रही हैं, और अगर आप उनके साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हो तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं। तो जब इस चीज़ को उन्होंने टेस्ट करा कंप्यूटर पे, तो उन्हें समझ में आया कि जो नाइस स्ट्रैटेजीज हैं वो हर बार ज़्यादा स्कोर करती हैं बजाय जो नेस्टी स्ट्रैटेजीज हैं, क्योंकि खुरापाती जो स्ट्रैटेजी हैं उनसे ज़्यादा स्कोर करती हैं हमेशा। और अगर उनको दोस्तों, इस वाले वीडियो का जो सर बता रहे हैं, इसका जो हम लिंक है वो आई बटन पे लगा देंगे, अर्पित सर के चैनल पर। आप इसके बारे में डिटेल में वहाँ देख सकते हो। आपका वीडियो है ना इस पर? हाँ बिल्कुल, मेरा ठीक वीडियो है, सो आई बटन पे देखने का जी।